हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 180 और ये अपना 12th का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और बच्चों, पिछले लेक्चर से अपन इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया था मॉड्यूलन क्या होता है, मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों होती है और मॉड्यूलन कितने टाइप के होते हैं और उनको डिफाइन किस प्रकार से अपन करते हैं। आयाम मॉड्यूलन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। आज अपन आयाम मॉड्यूलन इसका गणितीय विश्लेषण पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से देखो, आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मैंने आपको बताया था कि इस मॉड्यूलिंग के अंदर जो मॉड्यूलित तरंग है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, इसका आयाम तो किसके अनुसार परिवर्तित होता है भाई? इसका आयाम तो परिवर्तित होता है किसके अनुसार? जो मॉड्यूलेटिंग वेव है उसके अनुसार। जो मॉड्यूलक तरंग है एक आपके पास वाहक तरंग है। मॉड्यूलक तरंग का समीकरण होता है इस प्रकार से। ई बराबर कितना होता है आपके पास है? ई बराबर ये होता है आपके पास है ए एम, या इसको आप लिख सकते हैं ई एम बराबर क्या होता है आपके पास है? ए एम साइन ओमेगा एम टी। और इसी प्रकार से वाहक तरंग है, इसका समीकरण होता है ई सी बराबर ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। अब बात सुना भी, जो मॉड्यूलित तरंग है का आयाम, मॉड्यूलित तरंग का जो आयाम है वो किसके अनुसार परिवर्तित होता है? का आयाम मॉड्यूलक तरंग के अनुसार परिवर्तित होता है। अर्थात जो मॉड्यूलक तरंग है, जो मॉड्यूलित तरंग है, तरंग का आयाम, इसको अपन लिख सकते हैं ए बराबर, ये आपके पास हो जाएगा ए सी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है ई एम, सॉरी इसको अपन बोलते हैं ई एम बोलते हैं भाई, एम। ए सी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? ई एम हो जाएगा। तो ए सी प्लस ई एम को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन लिख सकते हैं ए एम साइन ओमेगा एम टी। या ध्यान से देखना, तो एक के अंदर जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष परिवर्तन, वो किसके अनुसार हो रहा है? ए एम के अनुसार, यानी जो मॉड्यूलक तरंग है उसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है। अब आपके पास है जो साइन ओमेगा टी है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो कितनी होती है आपके पास? -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी? +1 होती है। तो यहाँ आपके पास जो ए मिनिमम है, ए मिनिमम बराबर तो क्या देगा आपके पास? ए सी माइनस क्या देगा आपके पास? ए एम। और यहाँ पर आपके पास जो ए मैक्सिमम है ये आपके पास हो जाएगा ए सी प्लस क्या देगा आपके पास? ए एम हो जाएगा भी। एक तो ये बात होगी। तो बात सुनना भी, इसका जो आयाम है वो तो किसके अनुसार परिवर्तित होता है? वो तो मॉड्यूलक तरंग के अनुसार परिवर्तित होता है। बट जो आपके पास मॉड्यूलित तरंग है, इसकी आवृत्ति किसके अनुसार परिवर्तित होती है? वाहक तरंग के अनुसार। मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति वाहक तरंग के अनुसार परिवर्तित होती है। अर्थात मॉड्यूलित तरंग का समीकरण, मॉड्यूलित तरंग का समीकरण क्या देगा आपके पास? ई बराबर, आयाम तो इसका अपन ने निकाल लिया ए, ये वाला ए
साइन ओमेगा सी इंटू टी, यानी वाहक तरंग के अनुसार परिवर्तित हो रही है भाई, ठीक है ना, आवर्ती वाहक तरंग के अनुसार परिवर्तित होती है, इस कारण से ओमेगा सी लिख दिया। तो यहां से आपके पास है ई बराबर क्या बन जाएगा, देखो इसको अपन बोलेंगे ए, तो ए को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, ए को लिख सकते हैं ए सी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में ए एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है ना, और इंटू क्या देगा आपके पास में साइन ओमेगा सी इंटू टी। तो यहां से आपके पास है ई बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी प्लस ए एम साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम इंटू टी। अब यहां पर आपके पास में क्या बन रहा है भाई, साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं कि साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, 1/2, क्या देगा आपके पास 1/2 कॉस ए माइनस बी, और माइनस क्या होता है आपके पास है कॉस ए प्लस बी। तो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई बराबर ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा साइन ए कौन सा है, ये तो ए हो गया और ये आपके पास में बी हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस का ए एम बाई ये 2 है, ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ए एम बाई 2, और इसके बाद है कॉस ओमेगा सी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा एम इंटू टी, और इसके बाद है माइनस का ये आपके पास हो जाएगा ए एम बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू क्या देगा आपके पास में टी हो जाएगा। ये आपके पास जो परिणामी तरंग है, इस परिणामी तरंग में आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 तरंगों का मिक्सर है। तो ये आपके पास में जो ई है इसके अंदर कितनी तरंगे अभी, 3 तरंगे, 3 तरंगे। तरंग नंबर 1, तरंग नंबर 2, तरंग नंबर 3। पहली तरंग का जो आयाम है वो कितना देगा आपके पास में, तो ए सी। दूसरी तरंग का जो आयाम है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, ए एम बाई 2, ठीक है ना। पहली तरंग का आयाम कितना हो गया देवदान से ए सी, दूसरी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा ए एम बाई 2, और तीसरी तरंग का जो आयाम है वो भी कितना हो जाएगा आपके पास ए एम बाई 2 हो जाएगा। अब इनकी आवर्तियों की बात करते हैं, इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी आपके पास ओमेगा सी, इसकी कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी आपके पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा सी प्लस क्या हो जाएगी आपके पास ओमेगा एम। अब यहाँ पर आपके पास ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम तथा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इनको अपन बोलते हैं पार्श्व आवर्तियां या पार्श्व बैंड आवर्तियां। इनको अपन बोलते हैं पार्श्व बैंड आवर्तियां बोलते हैं भी, ठीक है ना, यानी साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। इसके बाद एक चीज और होती है, एक होती है आपके पास मॉडुलन सूचकांक, ये होता है आपके पास में मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है ना। तो इसको अपन लिखते हैं म्यू, तो म्यू बराबर क्या होता है आपके पास ए एम बटे क्या होता है आपके पास ए सी होता है। म्यू बराबर क्या होता है ए एम बटे ए सी होता है भाई, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में जो ए एम है वो कितना देगा आपके पास में म्यू ए सी हो जाएगा। ए एम बराबर कितना हो जाएगा, म्यू ए सी हो जाएगा। तो इस ए एम को अपन क्या बोल सकते हैं, म्यू ए सी बाई 2, और इसको भी अपन बोल सकते हैं म्यू ए सी बाई 2, ठीक है ना। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज है उनकी आवृत्ति होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। एक का आयाम होता है म्यू ए सी बाई 2 और दूसरे का भी म्यू ए सी बाई 2 होता है भी। ये इनके आयाम होकर इनकी आवृत्ति होगी, ठीक है बच्चों। अब ये बात होगी भी, अब सुनो ध्यान से देखना देखो, ये आपके पास ए मिनिमम आ गया, ये आपके पास ए मैक्सिमम आ गया।
अब अपन बात करते हैं कि ए मिनिमम और ए मैक्सिमम को जोड़ते हैं। ए मिनिमम प्लस क्या देगा आपके पास ए मैक्सिमम बराबर मिनिमम प्लस मैक्सिमम, तो माइनस एम प्लस एम तो कट जाएगा, तो कितना देगा आपके पास 2ac। तो यहां से आपके पास ac बराबर कितना देगा ए मिनिमम प्लस ए मैक्सिमम बटे 2। फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा ए मैक्सिमम माइनस क्या देगा आपके पास ए मिनिमम बराबर, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास ए सी से ए सी कट जाएगा, am am कितना देगा आपके पास 2am। तो यहाँ से आपके पास am बराबर कितना देगा ए मैक्सिमम माइनस का ए मिनिमम बटे 2 हो गया। और म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर am बटे ए सी, तो क्या बन जाएगा आपके पास ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम बटे क्या देगा आपके पास ए मैक्सिमम प्लस क्या देगा आपके पास ए मिनिमम हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अगर आपको अधिकतम और न्यूनतम आयाम दे रखा है तो उसकी सहायता से भी आप मॉडुलन सूचकांक है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर ये डेरिवेशन डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, तो इन चीजों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो बच्चों अपन बात करते हैं मॉड्यूल में पेज नंबर 3.54 है, इस पर अपन आते हैं। आवर्ती मॉडुलन क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि आवर्ती मॉडुलन में जो मॉडुली तरंग है उसकी आवर्ती तो परिवर्तित होती है मॉडुलक तरंग के अनुसार, और इसका आयाम और कला दोनों परिवर्तित होते हैं वाहक तरंग के अनुसार, ठीक है ना। फिर उसके बाद कला मॉडुलन, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी कि जो मॉडुलित तरंग है उसकी कला तो परिवर्तित होती है किसके अनुसार, जो मॉडुलक तरंग है उसके अनुसार, और इसकी कला की बात करें ना, आयाम और आवर्ती ये दोनों परिवर्तित होते हैं वाहक तरंग के अनुसार, ठीक है ना। फिर उसके बाद नीचे FM तथा AM की तुलना कर रखी है भी, ठीक है ना। तो FM के AM की तुलना में गुण भी दे रखे हैं, दोष भी दे रखे हैं कि FM और AM की तुलना में क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है, कुछ अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं, तो ये आप इसके अंदर पढ़ लेना, ठीक है। एक मोडेम होता है, मोडेम MODEM, ये क्या होता है देवदान से, ये होता है MODEM। तो MO का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर, और DEM का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। यानी ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों कर सकती है। इसके अंदर मॉड्यूलेशन भी हो सकता है और डीमॉड्यूलेशन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ध्यान से देखना, देखो मोडेम का प्रयोग डाटा आंकड़े को भेजने एवं प्राप्त करने के लिए निम्न 3 विधि से कर सकते हैं। एक तो होता है सिंप्लेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स है, इसके अंदर अपन एक डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हैं, यानी ए से बी की तरफ भेज सकते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए से बी की तरफ भेज सकते हैं, बी से ए की तरफ डेटा है उसका संचरण नहीं हो सकता। हाफ डुप्लेक्स है, इसके अंदर एक बार अपन ए से बी की तरफ भेज सकते हैं और दूसरी बार अपन बी से ए की तरफ भेज सकते हैं, एक साथ नहीं भेज सकते। और जो फुल डुप्लेक्स मोड होता है इसके अंदर ए से बी और बी से ए दोनों में एक साथ भेजा जा सकता है, यानी ए की टाइम पे ए से बी भी भेजा जा सकता है, बी से ए भी भेजा जा सकता है। इंटरनेट आप जानते हैं क्या होता है अभी, ठीक है ना। इसके बाद ईमेल भी आप जानते हैं। एक www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है ये भी आपको पता है। एक ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स जैसे मतलब आजकल अपन जैसे नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये ई कॉमर्स होगी। चैटिंग अपन करते ही हैं, वो आप जानती हो। फैक्स अपन करते ही हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हो भाई, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप खुद पढ़ ले, और इसी के साथ में बच्चों आपका कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, और 12th क्लास का आपका सिलेबस है वो भी फिनिश होता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे से अपना मॉड्यूल निकाल लें, और मॉड्यूल के अंदर कम्युनिकेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख लें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको मॉड्यूल। तो चलिए बच्चों, देखो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, और मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो चैप्टर है केवल और केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले वो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, एक तो आपके पास में फॉर्मूला आता है इसके अंदर, देखो ये फॉर्मूला ना, इन फॉर्मूला से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक तो आपके पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है,
ई बराबर कितना होता है आपके पास एच न्यू बराबर कितना होता है एच सी अपॉन ए लेमडा। और एक ध्यान से देखना, देखो आपके पास है लेंथ ऑफ एंटीना लेमडा बाई 4 आता है, और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है आपके पास है √2RH। और एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला भी आता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, एन सी बराबर कितना होता है आपके पास 9 nmax आ गया। और एक है ना, देखो एक ये टॉपिक है बस मॉड्यूलन। तो मॉड्यूलन के अंदर ध्यान से देखना, देखो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर म्यू क्या होता है, म्यू बराबर होता है आपके पास AM अपॉन क्या होता है आपके पास AC। और म्यू बराबर क्या होता है आपके पास ध्यान से A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम अपॉन A मैक्सिमम प्लस क्या होता है आपके पास A मिनिमम। ये म्यू हो गया। इसके बाद में फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती है, ओमेगा सी, एक होती है आपके पास AM/2 सॉरी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक होती है आपके पास ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड्स होते हैं, आयाम होते हैं, वो होते हैं आपके पास में AC, इसका होता है आपके पास AM/2, इसका भी होता है आपके पास AM/2, ठीक है ना। और एक मैंने आपको ये भी बताया था कि AM बराबर क्या होता है, AM बराबर होता है आपके पास A मैक्सिमम माइनस AM मिनिमम बाई 2, और AC बराबर क्या होता है आपके पास A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम बाई 2। ये बात होगी भी, और कुछ नहीं बस। चलो तो मॉड्यूल के अंदर इसके जो भी क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं, देखो अपने सेमीकंडक्टर वाले जो अपने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट्स के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मॉड्यूल तो अपने डिस्कस कर दिया है। तो अब अपन करते हैं इसका फर्स्ट स्टेज के अंदर क्वेश्चन नंबर 74 है। कौन सी आवर्ती आयन मंडल द्वारा परावर्तित होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व आपको दे रखा है, तो nmax आपको दे रखा है, nc आपको मालूम करना है, कर लोगे। फिर उसके बाद में 75वां क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, और 76वां क्वेश्चन है 10⁻12 वोल्ट शक्ति वाली एक लेजर पुंज को एक वस्तु के 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल द्वारा फोकसित किया जाता है। ऊर्जा फ्लक्स आपको याद करना वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पावर है ना उसको एरिया से डिवाइड कर दो, वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 77 कर दोगे, 78 क्या करे अभी, शिखर तक अधिकतम वोल्टेज आपको दे रखी है, न्यूनतम वोल्टेज आपको दे रखी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको दे रखी है, तो मॉड्यूलन गुणांक आपको याद करना है। तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेना आपको, ठीक है ना। तो 24 - 8 बटे 24 + 8 हो जाएगा बस। 79 क्वेश्चन क्या करे, देखो एक तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपके पास 1.5 मेगाहर्ट्ज यानी 1500 किलोहर्ट्ज, और एक आपके पास में कितनी हो जाएगी बताओ 10 किलोहर्ट्ज। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी 1500 - 10 1490, 1500 + 10 1510। स्टेज फर्स्ट का काम हो गया फिनिश। कितने क्वेश्चन है, गिने चुने क्वेश्चन होते हैं इसके। और स्टेज सेकंड में देखो ध्यान से कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट हो रहा है स्टेज सेकंड के अंदर। ये स्टेज फर्स्ट की बात थी। 49 के अंदर ध्यान से देखिए, आवर्ती आपको दे रही संकेतों की आवर्ती न्यूनतम इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना हो जाएगा, एनसी आपको दे रखा है, nmax आपको फाइंड आउट करना है। और आपको है ना तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तरंग का वेग दे रखकर आपको आवर्ती ज्ञात करनी है। तो ये तो अपने पास में होता ही है भाई,
न्यू बराबर कितना होता है, सी बटा लेमडा होता है, इससे कर लेना। एच का मान कितना हो जाएगा अभी, 51वां क्वेश्चन है, एच याद करना है, तो डी बराबर कितना है, तो √2r/h, इस फॉर्मूले से कर लेंगे। 52वां क्वेश्चन में आपको अधिकतम और न्यूनतम दे रखा है, तो मॉड्यूलन गुणा याद करना, तो 25 - 5 बटे 25 + 5 हो जाएगा। कहाँ दिक्कत है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। इसके बाद में इसी के अंदर पेज नंबर 3.69 पर क्वेश्चन नंबर 79, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज हुई, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ लेना। कौन सा पूरा नाम गलत है याद कर लेना। 81वें क्वेश्चन में ध्यान से देखना, तो एंटीना की ऊंचाई आपको दे रखी है, ट्रांसमिटिंग एंटीना की, रिसीविंग एंटीना की अधिकतम दूरी याद करनी, तो d1 + d2 बराबर कितना था, 2√2r/h1 + √2r/h2 बता रखा आपको फॉर्मूला। 82वें क्वेश्चन के अंदर 1 मेगाहर्ट्ज मतलब 1000 किलोहर्ट्ज और एक हो जाएगा 10 किलोहर्ट्ज, तो एक तो हो जाएगा आपके पास में कितना भी 1000 हो जाएगा, एक 990 हो जाएगा, एक 1010 हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड्यूलन सूचकांक आपको निकालना है, फॉर्मूला है सीधा यार, 83, 84। 85वां क्वेश्चन है, इसमें एंटीना की लंबाई आपको दे रखी है, तो यहां से आप डी निकाल लेना, दूरी निकाल लेना, तो डी तो तिर जाएगी, तो एरिया देगा आपके पास में πr² से एरिया देगा। 86वां क्वेश्चन मॉड्यूलन सूचकांक का क्वेश्चन है, बहुत आसान। 87वां क्वेश्चन भी मॉड्यूलन सूचकांक याद करना है, 88 में कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। स्टेज 3 के अंदर कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। देखो स्टेज 3 के अंदर है, देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या करे, एंटीना की ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल आपको निकालना है, डी निकालो, डी बराबर √2r/h और एरिया हो जाएगा आपके पास में π/d², डी यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगी। इसके बाद में 36वां क्वेश्चन है, 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड चौड़ाई है, तो तरंगदैर्ध्य परास आपको ज्ञात करनी है, तो न्यू बराबर कितना होता है, सी बटा लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, सी बटे न्यू, तो सी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करके λ1 λ2 ज्ञात कर लेना, तरंगदैर्ध्य परास आपको पता करनी है भाई। इसके बाद में कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ये तो पूरी तरह से किसका है भाई, बोर्ड का टॉपिक है। अब इसके अंदर आपको ध्यान से देखना, देखो आपका जो भी बोर्ड है, उस बोर्ड की आपकी जो बुक है, वो आप बुक एक बार जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको अपना ये जो CLC का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो बुक है, उसको एक बार आप जरूर रेफर कर लेना, और कोई छोटे मोटे पॉइंट्स अगर छूट गए हैं तो वो आप अपनी नोटबुक में आप खुद नोट कर लेना। इतने मैच्योर तो आप हो चुके हैं, क्योंकि 11वीं क्लास और 12वीं क्लास आपने 2-2 क्लास पढ़ लिए भी, ठीक है ना, 2 साल पुराने हो चुके हो आप साइंस के फील्ड में, ठीक है ना बच्चों। तो देखो मैंने आपको सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई, वेव ऑप्टिक्स के बाद मैंने आपको सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लॉजिक गेट पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई, कम्युनिकेशन पढ़ाया, उसके बाद में सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई। इसके बाद में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वो मेरे को पढ़ाने थे, उसके अंदर मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स पढ़ाया, स्क्रू गेज पढ़ाया, लिस्ट काउंट पढ़ाया, फिर एरर पढ़ाई, त्रुटि पढ़ाई, त्रुटियों का संयोजन पढ़ाया आपको, और फिर उसके बाद में टाइम बच रहा था एक दिन, तो मैंने आपको वेक्टर उसके भी फॉर्मूले बता दिए थे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि काफी सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी होगी, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और आपका 12th का सिलेबस भी होता है इसी के साथ में फिनिश, ठीक है ना। तो बच्चों बात सीधी सी ये है कि कोरोना के इस दौर में हम सब लोगों ने आपके लिए वीडियो के माध्यम से जो क्लासेज है वो यहाँ पे रेगुलरली आपके पास में भेजी, और आप सब लोगों ने क्लासरूम की बजाय घर पर बैठ करके आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपने काफी अच्छी पढ़ाई की होगी, आपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए होंगे, तो आपने ऑनलाइन के अंदर भी ऑफलाइन की फीलिंग दी होगी, ठीक है ना। तो बढ़िया है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से एकदम बिल्कुल तैयारी करो, और आने वाला टाइम ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। और अब आपके पास है रिवीजन के लिए जितना भी टाइम आपके पास में बचा हुआ है, तो उस टाइम को आप बहुत प्रॉपरली आप कंज्यूम करें, बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करें भाई। जितना अच्छा आपने रिवीजन कर लिया, आपके 12th के साथ में सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में CLC आपके लिए काफी सारे मतलब पेपर्स वगैरह वो भी करवाएगी,
तो उन पेपर्स के माध्यम से भी आप अपनी जो तैयारी है उस तैयारी का जायजा ले सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं भी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।